ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जिस भी ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच की केमिस्ट्री को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके पहले क्या आता है? इनऑर्गेनिक आता है। इनऑर्गेनिक में क्या होता है तुम्हारा? सब मिक्स कर देते हो, सब मिक्स कर देते हो, बट उससे कुछ स्पेशल है ये, है कि नहीं? ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है? लाइफ। लाइफ होता है? हाँ सर। ऑर्गेनिक मतलब लाइफ होता है। ऑर्गेनिक मतलब लाइफ पर्टेनिंग। लाइफ पर्टेनिंग पर्टेनिंग, लाइफ पर्टेनिंग से मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे आप समझिए कि जिससे मतलब जीवन मिल रहा है, ऑर्गेनिक वो चीज़ होता है। ठीक है, नेचुरल चीज़ों को ऑर्गेनिक बोलते हैं। ठीक है, जो भी नेचुरल चीज़ हुआ होगा आपका ऑर्गेनिक। जैसे CO2 क्या हुआ? ऑर्गेनिक कि इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक होने का सिर्फ एक ही शर्त है, उसमें क्या होना चाहिए? 3 कंपोनेंट होना चाहिए। चलो 3 ना हो तो कम से कम 2 हो। क्या हो? कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो। ये 3 मिले तो मिले, ना मिले तो 2 मिले, कार्बन और हाइड्रोजन। जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो ही नहीं सकता। कोई भी बता दो। NaCl नहीं होगी, इनऑर्गेनिक है। जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा? अच्छा KMnO4, K2Cr2O7, ये सब क्या होता है तुम्हारा? इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक है। पर इसमें ऑक्सीजन तो है। तो कार्बन हाइड्रोजन, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरे पास लाओ और उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो, ऐसा कह रहा हूँ। ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मूला क्या है? ग्रिग्नार्ड का RMgX। और R क्या होता है तुम्हारा? CH3 ग्रुप, C2H5 ग्रुप है। कोई भी ऐसा आपके पास? हाँ बोलो। आप बताइए कोई एक्सेप्शन से आया हो? नहीं, हम खुद नहीं पता अभी तक, जहाँ तक हम पढ़े ऑर्गेनिक ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है केमिस्ट्री, ऐसा कोई पाए नहीं हम जनरली। ठीक है, तो आपको पता है? नहीं पता ना। कोई ऐसा कंपाउंड से मीथेन बोल दो, मीथेन बोलो, CH4। ये तो ऑर्गेनिक ही होना चाहिए सर। मीथेन मीथेन ऑर्गेनिक है, मीथेन ऑर्गेनिक है। हाँ मीथेन ऑर्गेनिक है, हाइड्रोजन और वो है कार्बन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है। ऑर्गेनिक होने का शर्त क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन हो, अगर नहीं है तो नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों में से कोई दो। हाँ, 2 होना चाहिए। ठीक है, ये ज़रूरी, ये मस्ट है कि तुम्हारे पास कार्बन हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, बाकी कुछ हो चाहे ना हो, और एक्स्ट्रा आ जाए तो उसकी बात अलग है। ठीक है, ये होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। छाप लो कॉपी में अपने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये डिफिनेशन है। अगर तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग हो रहा है तो तुमको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन क्या होता है। लिखो, अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of carbon, hydrogen and oxygen, called organic chemistry। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जर्नी बहुत ही लॉन्ग चलेगी। ठीक है, और ये ऐसी जर्नी है ये आपको हर एक फील्ड में काम देगी। बोर्ड में तो देगी ही देगी, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा साथ देगी। ठीक है, और इसका एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ चलो, मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, एकदम जीरो मतलब कि जीरो आ गया। स्टार्ट करूँ एकदम जीरो मतलब कि एकदम जीरो मतलब कि क्लास 5 को, चाहे वो विश्वास नहीं, में बैठा पढ़ाया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्लास 5th का बॉय, मेरा भाई छोटा, उसको बैठा में पढ़ाया था। पेंटेन का स्ट्रक्चर भी बोल दो बना देगा, मीथेन का स्ट्रक्चर बना देगा। अरे क्लास 5 का लड़का अगर ये बना रहा है भाई, बहुत बड़ी बात है उसके लिए। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कह दो बना देगा। ठीक है, आओ चलो सीखते हैं बेसिक, एकदम जीरो से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीरो क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, पूरी केमिस्ट्री का जीरो होता है एटम। क्या होता है? एटम। अब मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा जितना डिटेल में क्लास 11 में जाता हूँ एटम के बारे में। ठीक है, अब एक एटम के बारे में ओवरव्यू दे सकता हूँ। एटम कैसा होता है? एटम कुछ स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, उसके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसके अराउंड क्या होते हैं? ऐसे सेल होते हैं, ऐसे। ठीक है, और ध्यान दो, कुछ बुक्स में तुम देखोगे या कुछ जगह ऐसे देखोगे, और एटम का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है, बीच में रहा न्यूक्लियस। ठीक है, देखो सेल ऐसे दिखाया जाता है 3D। ठीक है, ऐसे भी दिखाया जाता है, बट मैं स्टडी के प्रोस्पेक्टिव से कर रहा हूँ तो ऐसा बनाया हूँ। हाँ,
अगर तुम रियलिटी में देखोगे 3D इमेज तो ऐसे होता है, ये क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, छोड़ दो जाने दो, ऊपर की बात है। एक तुम्हारा एटम ऐसे होता है, एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस और इसके अराउंड क्या होते हैं, सेल होते हैं। लिख दूँ मैं, चलो देखो ये होता है तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियस। ये सब क्या होते हैं, ये सब है तुम्हारे सेल, क्या है, शेल। इसका दूसरा नेम और बोल सकते हो आप ऑर्बिट्स, क्या बोल सकते हैं, और तीसरा नेम, थर्ड नेम एनर्जी लेवल, क्या होता है, एनर्जी लेवल। अब ध्यान दो, न्यूक्लियस में कौन रहता है और एनर्जी लेवल्स में कौन रहता है। तो इस न्यूक्लियस में भाई दो लोग रहते हैं, फर्स्ट होता है प्रोटॉन, इसमें क्या होता है, ऐसे प्रोटॉन होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटॉन, और दूसरे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। तो यानी कि इसमें होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इस सेल में क्या होते हैं, इस सेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन तुम देखोगे तो कुछ ऐसे होता है, इस सेल में से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन इस सेल में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा आगे भी सेल है, ठीक है, तो ये सेल ऐसे आगे कंटिन्यू रहते हैं, ठीक, आ रहा है। हाँ। अच्छा अब बात है चाह जी, बात करिए, क्या करें जी। तो किसी भी सेल के लास्ट सेल जो होते हैं उसको बोलते हैं बैलेंस सेल। बैलेंस सेल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं सेल। अब बात करते हैं चार्ज के बारे में, कर लें, ध्यान देखिए। जो प्रोटॉन होता है इस पर चार्ज होता है पॉजिटिव का होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। जो न्यूट्रॉन होता है उसके पास जीरो चार्ज, ठीक है। और बचा कौन, एनर्जी लेवल या सेल। तो सेल में क्या होता है, एनर्जी लेवल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, इसको लिख दूँ मैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है निगेटिव का, ठीक है, निगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, जीरो चार्ज, निगेटिव चार्ज, ठीक। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, ये भी जान लो, बताएं। देखो साइड में देखो, एक सेंटेंस लर्न करना तुमको, करोगी। ईंट पर गिर के नाच, ईंट पर गिर के नाच, देखो, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ट फॉर थॉमसन, थॉमसन, ठीक है, हाँ वही थॉमसन, थॉमसन। पर मतलब प्रोटॉन, क्या बोलोगी, प्रोटॉन, प्रोटॉन। गिर के मतलब गोल्ड स्टीन, क्या होगा, गोल्ड स्टीन, गोल्ड स्टीन, ठीक है, गोल्ड स्टीन। ना फॉर न्यूट्रॉन, ओ ड्रॉपर बोलो मत, चा फॉर चैडविक। मैं इधर लिया हूँ पार्टिकल, नीचे क्या है, पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उनके साइंटिस्ट कौन है, देखो, इलेक्ट्रॉन के होते हैं थॉमसन, प्रोटॉन के होते हैं गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन के होते हैं चैडविक। याद रहेगा, ईंट पर गिर के नाचती हो, रोते हैं सब, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कौन हो गया, फॉलो, थॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन का लर्न कर लेना, थॉमसन। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का चैडविक। ध्यान रहे, होता क्या है, लोगों को ये लगता है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की। मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने नहीं की, ठीक है। आज से सही कर लो कि प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने नहीं। प्रोटॉन एक क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, तो वो पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी किसने, रदरफोर्ड ने। ध्यान देना, न्यूक्लियस इसकी डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने। और ध्यान ये भी बात बताता हूँ कि डिस्कवरी करने के लिए रदरफोर्ड ने नहीं किया था, इनके स्टूडेंट
गाइगर एंड मार्सडन ने किया। किसने किया? गाइगर एंड मार्सडन। रियलिटी है, फिजिक्स है भाई ना, फिजिक्स का टॉपिक है एटम, बट केमिस्ट्री में जोड़ा जाता है। बता दें गाइगर एंड मार्सडन जो इनके स्टूडेंट थे वो एक्सपेरिमेंट किए, सब कुछ वो निकाले, बस गुरुजी क्या किए उसका क्या ले लिए, क्रेडिट ले लिए। ठीक है, तो गाइगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट होता है, वहाँ से ये सब फाइंड किया गया था। रदरफोर्ड का कोई मॉडल था ना, रदरफोर्ड का मॉडल था, हाँ, क्या नाम था? रदरफोर्ड मॉडल, हाँ वो एक्सपेरिमेंट अल्फा रे स्कैटरिंग मॉडल। था ना, हाँ। ठीक है, तो तुम्हारे इतना पता होना चाहिए एटम के बारे में। क्लास 12 के स्टूडेंट को एटम के बारे में इतना पता होना चाहिए। एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, इसके अराउंड क्या होते हैं, शेल होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने की, प्रोटॉन की गोल्डस्टेन ने, और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की। ठीक है, इतना बात अगर किसी को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई क्या कर सकते हैं, रहेगा ना लर्न। इतना अपनी कॉपी में छापना चाहो छाप सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ाएं, छाप लेना बाद में, हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना। कर देंगे। ठीक है, रफ कर दें, लिया नहीं स्क्रीनशॉट, हाँ लिया नहीं स्क्रीनशॉट। कौन ले लिया? अरे ले लेंगे जिसको लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हट जा रहा है थोड़ा सा साइड में, नहीं हाँ ले लेना तुम स्क्रीनशॉट। एटम के बारे में पता हो गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा एटम के बाद। हम लिखते चलेंगे सर, क्योंकि हम घर पे लिख नहीं पाते हैं। आप लिखते चलिए, कोई बात नहीं। तो ये सब टॉपिक तो तुमको पता होगा, है कि नहीं? पूछ रहा है? ये सब हाँ तो पता नहीं। रफ कर दूं? कल भी बताएंगे। हाँ ठीक है, बताते चल रहे भाई, मेरा काम है आपको रिवाइज करना, रिवाइज कराते चलना आपको। ठीक है आपका काम है नीट क्रैक कराना, और हम नहीं कर पाएंगे। भाई, वो ताली की खांसी नहीं बजती, आपको ही बजानी पड़ेगी साथ में मेरे, बचता है सर, थप्पड़ बजता है वो। ठीक है, ताली बचता है। तो वो थप्पड़ जानते हो क्या बजता है? फेलियरिटी बजता है, चट चट चट। ठीक है, और सक्सेस पे ताली बजती है, तो आप सक्सेस के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो। ठीक है, चलिए तो हमको चाटा नहीं खाना है। कम ऑन सर, चलिए, कम ऑन। तो जीरो में पहले पता चल गया एटम। अब हम सीखेंगे, देखो भाई एटम में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने मन के इधर उधर नहीं रहते हैं। तुम भी अपने घर में भाई जिधर मन कर रहा रहने के लिए उधर नहीं रह सकते। आज मेरा मन कर, अरे ठीक है आज हमारा मन कर रहा हम पानी में सोएंगे, हाँ ऐसे कह रहे हैं, हाँ आज हमारा मन कर रहा है कहाँ सोने का, नहीं आज मेरा मन कर रहा है छत पर से लटक के सोने का। ठीक है, ऐसा सो सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक जगह दिया गया, आपका रूम में है, अच्छा ज़्यादा मन कर रहा है मम्मी पापा के रूम में सो लो, ये हो सकता है कि नहीं? लेकिन एक स्पेसिफिक रूम तुमको दिया गया है, तुम इसमें रहोगे, है कि नहीं? हाँ। वैसे हम लोग को भी दिया गया है, तो वैसे इलेक्ट्रॉन को भी दिया गया है। तो एक मैनर होता है देने का, ये नहीं कि आधा चलो एक रूम में तुम पैर डालना और एक दीवार में फोड़वा देना, सीधा सर निकाल देना इधर, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक मैनर साथ होता है, और कभी भी कुछ मैनर कहीं होता है तो उसको बोलते हैं कन्फिग्रेशन। ठीक है, मैनर आल्सो कॉल्ड एज कन्फिग्रेशन। ठीक है, कैसा उसका मैनर, उसको बोलते हैं कन्फिग्रेशन। तो इसी तरह होता है इलेक्ट्रॉन का मैनर, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब ध्यान दो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम जानते हैं, आप लोग को आता होगा। ठीक है, दो बेसिस होता है, पहला होता है बोर-बरी मॉडल और दूसरा होता है ऑफ-बाउ मॉडल। दोनों मॉडल आता है, ऑफ-बाउ आता है, ऑफ-बाउ 1s2 नहीं आता है, आता है। आपके आवाज़ में जोश नहीं है तो इसलिए नहीं आता आपको। चलिए दो मॉडल है, पहला है बोर-बरी बोर से कैसा मॉडल है, जो 282 281 वाला, इसको बोर मॉडल बोलते हैं। नहीं, वो बोअर्स थे, ये बोर-बरी मॉडल है। ठीक है, बोर-बरी दो लोग हैं, एक बरी भी है एक बोअर भी है। आप बताए नहीं है कभी। तो बता तो रहे हैं अभी, आप कभी पूछे नहीं है। और दूसरा होता है ऑफ-बाउ, स्पेलिंग गलती हो उसको माइंड मत करना। ठीक है, स्पेलिंग अपने आप तुम सुधार सकते हो, 12 में हो। तुम्हारा वेट हो रहा है। देखिए हाँ हाँ। आज बेसिक क्लास है, इस बेसिक जिसको आ गया हो भाई तो धीरे धीरे उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, देखो अब बोर-बरी मॉडल, बोर-बरी मॉडल में क्या था, इलेक्ट्रॉन को कैसे हम रखते हैं किसी एक सेल में, इसके बारे में हमको जानकारी दिया गया। हमको नॉलेज था, किसी के बारे में नहीं नॉलेज था, तो हमको इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखना था, अपनी मर्जी से पहले रखते थे, यहाँ रख दो वहाँ रख दो। जितने साइंटिस्ट आए आ रहे हैं कौन,
आर एच जे थॉमसन, वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करो, सीड्स को जैसे सीड होते हैं वाटरमेलन में इम्बेडेड वैसे डाल दो, मतलब वो स्टैटिक नेचर की बात कर रहे हैं। फिर वो आ रहे हैं, हाँ उसके बाद फिर रदरफोर्ड आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप जैसे सन के अराउंड प्लेनेट घूमता है वैसे इलेक्ट्रॉन घुमा दो, ठीक है। फिर आ रहे हैं, पर रदरफोर्ड का बात सही था, कौन कह रहे गलत है, क्योंकि प्लैनेट में तो एक परफेक्ट ऑर्बिट। लेकिन भाई परफेक्ट की बात उसने नहीं की थी, उसने कह दिया क्या कहा कि किसी भी सेल में घूमता है, ऐसी किसी बात हो गई। पर सेल का बात तो कर दिया था ना वहाँ पे जब हाँ। एटम वाला, लेकिन किसी भी सेल की बात की थी, नॉट एनी फिक्स सेल, वो एनी सेल की बात किया था, ठीक है, कहीं घूमो फ्री हो तुम, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कौन किया था फिर ऑर्बिट का डिस्कवरी? तो फिर आया था, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ा बोहर्स ने आया, ठीक है, बोहर के बाद फिर बहुत सारे सुमरफेल्ड आया, सुमरफेल्ड उसके साथ आ गया तुम्हारा, आगे बता दे तुमको हाइजेनबर्ग आ गया। अभी भी डिस्कवरी इस पर चल रही है, अभी रुका हुआ नहीं। जो क्वांटम फिजिक्स है कभी रुकता नहीं है, वो चलने वाला है फिजिक्स, ठीक है, इस पर भी डिस्कवरी चल रही है। अगर आज नया डिस्कवर हो जाए, तुम कुछ डिस्कवर कर दो आज, तो पुराना वाला मॉडल फेल, ठीक है, तो तुमको 100% फेल हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो, मेरे पास एक एटम है, देखो एटम के बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, सेल 1, सेल 2, सेल 3 और सेल 4। ध्यान दो, बताया गया कि किसी भी न्यूक्लियस के बाहर वाले सेल को पहला सेल बोलते हैं, और इसका नाम रखा गया, ध्यान दो, इसका नेम है के शेल। क्या है इसका नेम है के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ऐसे आगे कंटिन्यू होगा। साइंटिस्ट ये कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि के होगा, फिर एल होगा, फिर एम होगा, फिर एन होगा, ठीक है, मैं उनकी बात कह रहा हूँ, मैं अपनी बातें नहीं बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि अगर आपके पास क्या है, के सेल है, आपको सेल है, एम है, एन है, तो कहते हैं कि जो के सेल होती है, के सेल होती है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर रख सकती है। आ रहा समझ में, मतलब कि इतना छोटा आपका घर है, उसमें मैक्सिमम 2 लोग रह सकते हैं, ठीक है, उससे अधिक रखोगे घर फट जाएगा। आ गया, तो के सेल में ज़्यादा छोटा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के लिए काफ़ी बड़ा है, ठीक है, तो के सेल में मैक्सिमम कितना रह सकता है, 2 रह सकता है, यानी कि के सेल के लिए 2। एल सेल की बात आई तो एल सेल का साइज कितना था, इतना बड़ा था, इसमें कितने रह सकते हैं, 8 लोग रह सकते हैं। अच्छा, फिर एक्सपेरिमेंट से देखा गया जो एम सेल आ रहा है उसका भी इतना ही बड़ा है, उसमें भी 8 रख पाएंगे। अच्छा, अब देखिए एन जो आ रहे हैं, एन कह रहा है मेरा घर इतना बड़ा है, तो उसमें 16 नहीं 18, कितना 18, कितना 18। परेशान ना हो, क्या तुम सोच रहे हो ऐसे कैसे हो गया कि पहले को 2, इसको 8, इसको 8, इसको 18। देखो एक सेल की एनर्जी होती है, किसी भी एक सेल की क्या होती है, एनर्जी होती है, ठीक है। उस सेल की जब एनर्जी चेक किया गया तो इसका देखा गया, मान लो इसका देखा गया 5 वोल्ट, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका देखा गया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इसका भी देखा गया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इसकी एनर्जी उसकी एनर्जी के इक्वल है, तो उसमें आने वाले इलेक्ट्रॉन इसमें आने वाले इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। वैसे इसमें देखा गया 20 है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या होगा, इससे बड़ा ही होगा। एनर्जी के बेसिस पे डिवाइड किया गया, ठीक है, ऐसा कभी नहीं कहा गया कि इस सेल में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ना, सेल की एनर्जी के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। वो भी बता दीजिए सर, आगे आएगा तो बताऊँगा, ठीक है। बस इतना एनर्जी होते कितने हैं, अभी कंटिन्यू रहता भाई, अब जानते हो ना। 18। और रियलिटी में तुम बताएं, इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकल रहता तुम रख लेते, के में, एल में, एम, अगर तुम बताओ यही स्कूल सही रहता, बोरबरी मॉडल, आप बाउ क्यों आता, क्यों नया मॉडल लाते हैं। तो क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन शेल में नहीं होता है, जो गलत आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ना सबको, इलेक्ट्रॉन सेल में नहीं होता, इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर भी घर है, मतलब कि एक रूम है, उस रूम के अंदर भी रूम है, उस रूम को बोलते हैं सब सेल, क्या बोलते हैं, सब सेल, क्या बोलते हैं, सब सेल। फिर आगे होगा रिसर्च, फिर कह रहा है कि सब सेल के अंदर भी नहीं इलेक्ट्रॉन रहता है, बताया गया बाहर सेल है, सेल के अंदर एक और रूम, यानी कि एक रूम है, उस रूम के अंदर एक रूम, फिर उस रूम के भी अंदर एक रूम, यानी कि सेल के अंदर सब सेल के अंदर घुसोगी, आएगा ऑर्बिट, क्या आएगा, क्या आएगा, ऑर्बिट से आएगा, ऑर्बिट। हाँ देखो पहले बताएं, ऑर्बिट नहीं होगा, सॉरी ऑर्बिटल होगा, ध्यान से समझो। एक तुम्हारे पास रूम है, इसको बोलेंगे शेल, क्या बोलेंगे, पहले तो बोला कि इस सेल में घूमता है, एक्सपेरिमेंट किया गया, गलत पाया गया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है इसके अंदर, यहाँ पे, तो भाई ये इससे छोटा, इसको बोल दिएगा सब सेल। सब मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है, इसके अंदर क्या ये है सब सेल, तो कहा गया इसमें भी नहीं रहते,
एक्सपेरिमेंट से पाया गया। अच्छा, उसके बाद फिर सब सेल के अंदर गया, ढूंढा गया, वहाँ भी नहीं मिल रहा है। इसके अंदर भी एक रूम होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। यहाँ इलेक्ट्रॉन मिले, कहाँ मिले? इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ मिले, ऐसे ऐसे ऑर्बिटल में ऐसे इलेक्ट्रॉन मिले। ये क्या है? वेव है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन धुआं है, धुआं दिख रहा है। दिमाग फट जाएगा, जाने दो, इतना लोड मत लो, बस ये जानो अभी तुम उस लाइफ में चल रही हो या तुम उस लाइफ में चल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है? सेल में। कहाँ है? सेल में है। मान लो तुम्हारे से और इंटेलिजेंट लोग आ गए, वो डिस्कवरी किए, वो कह रहे हैं ना सब सेल में, प्रूव कर दिया मैथमेटिकली, ठीक है। उनके भी बाप आए, वो भी मैथमेटिकली प्रूव कर दिए कि ना ना सब सेल में नहीं, कहाँ रहेगा? ऑर्बिटल में रहेगा। ऑर्बिट्स नहीं, ऑर्बिट्स तो इसे बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलोगी? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल और ऑर्बिट्स में क्या हो रिलेशन? ऑर्बिटल कहाँ होता है? ऑर्बिट्स के अंदर होता है। ये लाइन होता ही नहीं है, ये तो लाइन में कह रहा हूँ। सुनो, मैं तुमको रिप्रेजेंट करने के लिए कहा हूँ ना कि ये लाइन होता है, ये लाइन नहीं होता है, बस जस्ट इसका रिप्रेजेंटेशन है। हाँ 3D होता है, बताया तो था ऐसे बना के तुमको, इधर पे ऐसे, इधर। क्वेश्चन क्या था सर, हमको समझ नहीं आया। तो ये कह रही है कि एक लाइन में मतलब यहाँ पे कैसे इसी में सब आ जा रहा है। ये तुम्हारा 2D फिगर है, इस प्लेन में मैं 2D बना सकता हूँ ना। ऐसे देखो, ऐसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 3D में घूम रहा है, ठीक है, वेव के फॉर्म में घूम रहा है। जाने दो, बहुत दिमाग मत लगाओ, हम लोग उतना नहीं लगाना माइंड, बस तुम्हारे नॉलेज से मैं बता दिया हूँ। जब इलेक्ट्रॉन की सही लोकेशन किसी को नहीं पता थी तो सब कहाँ बताते थे? सेल में। आज सही लोकेशन पता है तो पता है कहाँ पे? ऑर्बिटल में। कहाँ है? ऑर्बिटल में। लेकिन तुम अभी मानो कि तुमको नहीं पता है, तुम देहाती हो, तुम गंवार हो, ठीक है। इस कंडीशन में ये रही हो कि कहाँ इलेक्ट्रॉन है? शेल में। तभी तो इनको हटाया गया बोरबरी के रूल को, ठीक है भाई। तो देखो, तो बोला गया कि पहला जो यहाँ पे ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट। तो पहले ऑर्बिट यानी के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एम में 8, एन में 18, ठीक है। चलो, अब मान लो मेरे पास एक एटम दिया है, मान लो एटम है हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन में भी क्या होगा? न्यूक्लियस होगा पहला, और उसमें भी क्या होगा? अंदर शेल होंगे। अब देखो, ये जो नीचे लिखा रहता है, देखो ध्यान से, ये जो नीचे लिखा रहता है नंबर, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। ध्यान दो, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और इसके ऊपर जो यहाँ पे लिखा रहता है, मान लो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ऊपर जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मास नंबर। जो बोलूँगा सच्चाई बताऊँगा, ठीक है। मास नंबर क्या बोलते हैं? मास नंबर, झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। किससे करते हैं? जेड से करते हैं। इसको करते हैं ए से। किससे? ए से। बोलो। जेड इज द एटॉमिक नंबर। एंड मास क्या होता है? मास नंबर क्या होता है? अभी तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बताऊंगा, 100% बताऊंगा, बस तो एक मिनट रुक जाओ। जो ऊपर लिखा रहेगा, अब तुमको ये तो एटॉमिक मास होता है, ये ना एटॉमिक मास होता है ना, ये सोच रही हो। अभी थोड़ी देर भूल जाओ, तुम कह रहे हैं अभी तुम देहाती कमा रहे हो, ये सोचो। तुम लोग क्या हो, कुछ नहीं जानते, तब मैं बता सकता हूँ तुमको। हाँ, जितना कहा जा रहा अभी एक्सेप्ट करिए, कन्फ्यूजन आ रहा है लास्ट में क्लियर करूँगा। जो ऊपर रहता है रियलिटी ये है, लोग गलत बताते हैं ये एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास नहीं होता वो, ये होता है मास नंबर। अगर तुम क्लास 12 का लेक्चर लगाए होगे, मैं न्यूक्लियस पढ़ा रहा था तब पढ़ाया होगा इसको, आए नहीं थे तुम तब उस टाइम। सुनो, इसको बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं? मास नंबर, नॉट एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? मास नंबर। और नीचे क्या होता है? एटॉमिक नंबर। क्या होता है? अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, ध्यान समझो। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जस्ट होता कुछ नहीं है, बस ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। क्या होता है? ध्यान समझो। अगर हाइड्रोजन की जगह कितना लिखा है? 1 लिखा है। कितना लिखा है? 1। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1। इसका मतलब क्या होगा? उसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 1। आया? एटॉमिक नंबर मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 2। ठीक है। अब ध्यान दो, अगर तुम किसी भी आइटम से इलेक्ट्रॉन ना निकाले हो ना डाले हो तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन, ध्यान दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन के। आ रहा समझ में? समझो, अगर इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1 है, इसमें कितने प्रोटॉन होंगे 1। और इसमें अगर तुम्हारा एटम जनरल है, मतलब कुछ इसमें ना किया गया, मतलब ना ऐसे इलेक्ट्रॉन निकाले हैं इससे, ना इलेक्ट्रॉन बाहर से डाले इसमें, तो उस कंडीशन में जितने इसमें प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी प्रोटॉन कितना आ रहा है 1, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा इसमें 1, तो तुम यहाँ पे 1 बना दो ऐसे। चलो, क्या हुआ? डिस्टर्ब क्या हुआ? नहीं आया है? मान लो ऐसे हीलियम है, हीलियम का लिखा है 2, अब मास नंबर कितना होता है 4, कितना होता है 4, तो हीलियम बनाओ एटम शेल। ध्यान दो, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 2, यानी इसमें प्रोटॉन कितने होंगे 4 प्रोटॉन, 2 ही, जितना इसका ये वाला नीचे वाला नंबर जो रहेगा उतना ही प्रोटॉन, और जितना प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें 2, यहाँ कर लो इलेक्ट्रॉन, देखो पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, हो गया। आगे चलो, लिथियम के बारे में बात करो। लिथियम 3 7 क्या जी। लिखे हैं ये? लिथियम, अब लिथियम में देखो 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस पहला देखो K सेल L सेल ऐसे होगा। अब ध्यान समझो, 3 प्रोटॉन 3 ध्यान समझो, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास 3, कितना है 3। तुम बताओ 3 इलेक्ट्रॉन तुम एक ही में भर दोगी? नहीं, रूल है, क्या है रूल कि पहले क्या होगा K फिर L फिर Mn होगा ना। इसमें भी K L Mn था, लेकिन फिल हो पा रहा था 2 ही, मैक्सिमम कितना 2 ही था ना, तो 2 भर गया था। लेकिन अब बताओ तुम्हारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को एक ही साथ नहीं भरते हैं, तो देखेंगे क्या रूल, K में कितना भर सकती हो 2, तो चलो K में 2 भर दो। ये देखो भाई, ये बाहर वाला K यहाँ भर दो 2। आगे बढ़ो, L में मैक्सिमम कितना भर सकते हैं 8 भर सकते हैं, लेकिन बचा कितना हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, 1 भर दो यहाँ पे। किसको नहीं आ रहा बोलो? आ रहा है तुमको भाई? अब तुम इसे क्या समझे, इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन होंगे, कितने होंगे 3 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके सेल में 3। अब एक बात समझो, ध्यान समझो, न्यूट्रॉन कितने होंगे सब में, कितने न्यूट्रॉन होंगे? अब ध्यान से आओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ कहाँ लिखे न्यूट्रॉन, आ रहा है ये वाला? जितना प्रोटॉन होगा उतना न्यूट्रॉन। ना सुनो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर तुमको पता करना है कि किसी भी एटम में कितने न्यूट्रॉन हैं, तो तुमको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो। एटॉमिक मास नंबर कितना है तुम्हारा 4, और एटॉमिक नंबर कितना 2, तो 4 - 2 कितना होगा 2। इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे 2, इसमें कितने होंगे न्यूट्रॉन 4 कितने होंगे, 4 तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा 4। आप कहोगे ऐसा क्यों कह रहे हैं, बताएं? आप देखो ध्यान से, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ध्यान दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब कि किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, इनके सम को क्या बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर। नहीं आ रहा है? आ रहा ना? किसी भी एटम में कितने तुम्हारे हैं प्रोटॉन और कितने हैं न्यूट्रॉन, अगर उनको ऐड कर दोगे तो तुमको मिल जाएगा उसका क्या है एटॉमिक मास नंबर कितना है। मान लो इसको हम दिखा रहे हैं किससे, एटॉमिक मास नंबर को दिखा रहे हैं ए से, किससे दिखाएं ए से, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन को मान लो दिखा रहा हूँ पी से, किससे दिखा रहा हूँ पी से, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को दिखा रहा हूँ एन से, ठीक। तो तुमको न्यूट्रॉन पता करना है तो क्या करोगी, इधर प्लस है इधर लाऊंगा माइनस में हो जाएगा। क्या आ रहा है ए माइनस पी इक्वल टू क्या आ रहा है एन आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा ना ए। अब मान लो मैं इसका पता करना चाहता हूँ, आओ इसका ए देखो, ए है यहाँ पे ए है और ये क्या है जेड है, ठीक है कि नहीं। ए क्या है एटॉमिक मास नंबर कितना इसका 7, यानी इसको 7 माइनस का प्रोटॉन पूछ रहा है हमको, लेकिन तुम देखो यहाँ क्या है एटॉमिक मास नंबर कितना 3 है,
हम तुमको बताए थे जो तुम्हारा एटॉमिक नंबर आता है किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 3। नहीं आ रहा है, इसका दोबारा क्वेश्चन बताइए, सुने नहीं। मैं कह रहा हूँ इसमें एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, 3 है, तो प्रोटॉन कितने होंगे, 3 होगा 3। सर। कहाँ पहले बताए थे रूल यार, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होगा, आपको बता देते हैं हमारा क्या दो एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। हाँ तो यहाँ एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे इसमें, 3 होंगे। यहाँ लिख लो 3 इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा, 7 - 3 4। वही तो लिखा हूँ मैं यहाँ पे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया। इसको कन्फ्यूजन हो रहा है, ये वाला नहीं आया समझ में, ये रूल है। अच्छा करना पड़ेगा, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट दी कर रहा है, लिखो कैलकुलेट दी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन सोडियम एटम, जबकि सोडियम का तुमको दे दिया ऐसे, देखो दिया है Na 11 23। 23 होता है, दोबारा 12 न्यूट्रॉन। अरे इसको करने दो, जो कन्फ्यूजन हो रहा है। सर हम तो 22 जान करते थे सोडियम का, 20 तक हम इंटू 2 करते थे। कौन कह रहा है, क्या होता है 23 कैसे होता है, अब होता है तो उसमें क्या करें हम, 22 जानते थे सर। बताएं कैसे होता है। एटॉमिक मास दो, जितना भी तुम्हारा क्या है इवन नंबर है उसका डबल कर दो, +1। उसका डबल कर दो, लेकिन अगर ऑड है डबल करके एक ऐड कर दो, हाँ, ठीक है। क्योंकि इसीलिए उसका पर न्यूट्रॉन ये नाइट्रोजन में नहीं लगता है, नाइट्रोजन में नहीं लगता है, कुछ ऐसा एक्सेप्शन बताया था ना, नहीं लगता वहाँ पे। आर्गन में भी नहीं लगता नाइट्रोजन। आर्गन का 34 है सर। कितना आ रहा है, हाँ इलाज कर दिए, सर इधर देख लो। आर्गन का कितना होता है? रूल एक मिनट रुको भाई, रूल नंबर फर्स्ट ध्यान समझो। एटॉमिक नंबर यानी कि जेड इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल टू पी, ठीक है। रूल नंबर 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन पी इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई के इन जनरल स्टेट, ठीक है। थर्ड, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू होगा एटॉमिक मास नंबर। एक एग्जांपल सब क्लियर होगा। देखो सोडियम तुमको दिया है, देखो ध्यान से, यहाँ आ गया तुमको क्लियर हो जाएगा। रूल देखो, तुमको दिया सोडियम के 11 और 23 दिया है। नीचे वाले क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, यहाँ लिख लो एटॉमिक नंबर। ऊपर को बोलोगे क्या, एटॉमिक मास नंबर। क्या बोलोगे, एटॉमिक मास नंबर। रूल नंबर फर्स्ट, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन के। आओ यहाँ पे, एटॉमिक नंबर कितना है 11, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, कितना है, तेज बोलो कैसे। रूल है बोलो, रूल है कि एटॉमिक नंबर जो होगा इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो एटॉमिक नंबर कितना है 11 है, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे 11। दूसरा मैं पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। रूल सेकंड, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही इलेक्ट्रॉन के इक्वल होंगे। प्रोटॉन कितने तुम्हारे पास 11, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 11। सर वहाँ इन जनरल स्टेट क्यों लिखे हैं कि मतलब जब निकल मतलब इलेक्ट्रॉन ना निकालना ना डालना। मान लो इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो प्रोटॉन एक्सेस में आ जाता है, सर ठीक है। ध्यान, तीसरा कह रहा है, अब तुम बताओ इसका एटॉमिक मास नंबर कितना होगा। ये तो क्वेश्चन से दिखा रहा है 23, ठीक है। मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये तुमको बताना है। 23। अब ध्यान दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है एटॉमिक मास नंबर। क्वेश्चन में देखो, 0। अरे रुक जाओ
नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू द एटॉमिक मास नंबर के। हम न्यूट्रॉन पूछे हैं, तो यहाँ देखो एटॉमिक मास नंबर कितना तुम्हारा, इधर लिख लो 23 लिख ली, इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमको निकालना है, मान लो कैपिटल N है, प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 11 हुआ। इस 11 प्लस उधर भेज दो माइनस में हो जाएगा, एन स्क्वायर क्या हो जाएगा 23 माइनस का 11 कितना आया, नहीं आया समझ में। 3 में से 1 गया 2 में से 1 गया 1, 12 न्यूट्रॉन होंगे, कितने होंगे 12 न्यूट्रॉन। कहाँ माइनस कर रहे, अच्छा नहीं वहाँ नहीं माइनस करना ना, रूल क्या है, चाहे ऊपर दो ऐसे सिंपल ऐसे 23 माइनस का 11 कर दो, सिंपल देख के बता दोगे ऐसे। मान लो तुमसे पूछेंगे कि बताओ हाइड्रोजन में 1 कितना होगा न्यूट्रॉन 0, मान लो कैल्शियम का 20 40 कितना होगा 20, ऊपर में से माइनस को सब्ट्रैक्ट कर दो ऐसे। पोटेशियम 19 39 चलो कितना होगा 39 हाँ 9 हाँ 20 सही है।